हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी चैप्टर नंबर 3 का एक बहुत ही अहम पार्ट यानी मानव में परिवहन को देखने वाले हैं। ये चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे जनरल कंपटीशन के लिए भी या फिर 10th के लिए भी। इस चैप्टर में हम लोग पहले ही पादप में परिवहन को देख लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग मानव में परिवहन शुरू करेंगे। तो मानव में परिवहन के लिए 3 चीज़ की आवश्यकता होती है। पहला हमारा रक्त है, दूसरा हमारा हृदय है, तीसरा हमारा रक्त वाहिनी है। यानी पहला हमारा ब्लड है, दूसरा हार्ट है, तीसरा ब्लड वेसल्स है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ब्लड को ख़त्म करेंगे एकदम प्यारे से तरीके से। ब्लड ही नहीं बल्कि ब्लड के साथ लिम्फ होता है, लसिका होता है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में जो ब्लड है, ये जो चारों बगल ब्लड घूमते रहता है, ब्लड के बीच बीच में वाइट वाइट सा कुछ होता है, या फिर हमारा जो हार्ट है वो कैसे काम करता है, या फिर हमारा जो हार्ट से खून जाता आता है वो कैसे जाता आता है, इस नस का क्या काम है, नस काटने से मरते क्यों हैं, इन सब वीडियो को देखने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और हम स्टार्ट करेंगे आज मानव में परिवहन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट यानी रक्त के बारे में। तो रक्त समझने से पहले हम लोगों को एक और चीज़ समझना पड़ेगा। हमारे शरीर में परिवहन के लिए सबसे आवश्यक चीज़ जो है वो है तरल संयोजी उत्तक। तो तरल संयोजी उत्तक को हम हेडिंग लगाएंगे, उसके अंतर्गत सब कुछ देखेंगे। हमारा है हेडिंग तरल संयोजी उत्तक, यानी इसको इंग्लिश में कहा जाता है फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। अब फ्लूइड ही, इसको तरल ही क्यों कहा जाता है अभी हम समझते हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम लोग तरल संयोजी उत्तक को। तरल संयोजी उत्तक को 2 भागों में बांटा गया। अभी तुरंत समझ जाइए तरल संयोजी उत्तक कहते हैं हम लोग किसको। पहले चीज़ समझेंगे फिर बताते हैं आपको, ठीक है ना। तरल संयोजी उत्तक को 2 भाग में बांटा गया है। पहला हमारा रक्त है, जिसको आप रुधिर के भी नाम से जानते हैं, ब्लड जिसको इंग्लिश में कहते हैं। दूसरा हम लोगों का लसिका है। अब देख लीजिएगा हर्षिकार दीर्घिकार में कोई प्रॉब्लम होगा तो भाई, इसको हम लोग इंग्लिश में ब्लड कहते हैं, इसको हम लोग लिम्फ कहते हैं, है ना। ब्लड और लिम्फ में सबसे पहले तो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, लसिका होता क्या है। आज बहुत डिटेल में इसको भी समझने वाले हैं। अब देखिए, हम लोगों को मुख्य रूप से ब्लड पढ़ना है, और ऐसा ही नहीं कि ब्लड ही पढ़ना है, हम लोगों को लसिका भी पढ़ना है, क्योंकि हमारे शरीर में परिवहन में लसिका का भी योगदान है। अब समझते हैं हम लोग ब्लड को। तो ब्लड हमारे शरीर में जो होता है ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है। ये जो रक्त होता है, रक्त में 2 चीज़ होता है मुख्य रूप से। पहला हमारा प्लाज्मा होता है और दूसरा हम लोगों का रक्त कणिका होता है। रक्त कणिका होता है। ये जो प्लाज्मा होता है ये अपने आयतन के हिसाब से, यानी बोला जाए 1 लीटर रक्त है ना, तो उसमें 550 ml प्लाज्मा ही होता है। यानी 55% हमारे रक्त में प्लाज्मा ही है। और प्लाज्मा को भी समझाते हैं। और ये जो बच गया हमारा रक्त कणिका, हमारे शरीर में प्लाज्मा 55% हुआ तो बचा कितना, 45%। तो ये 45% में रक्त कणिका है। अब इन दोनों को समझने से पहले समझिए दोनों है क्या। खीर खाए हैं जी? अरे खीर तो खेबे ना किए होंगे। तो खीर में देखिए वो जो दूध होता है ना बचा हुआ, तो बोलिए सर हमारे खीर में दूध बचता ही नहीं। सोच लो थोड़ा सा पतला खीर बन गया, तो खीर हमारा प्लाज्मा हो गया। और वो जो दूध हमारा प्लाज्मा हो गया। वो जो दाना दाना चावल है वो हम लोगों का रक्त कणिका है। इसी तरीके से हम लोग इसको समझेंगे। कितना बताया मैंने, प्लाज्मा हमारे रक्त में 55% होता है और रक्त कणिका 45% होता है। इंग्लिश में इसको प्लाज्मा ही कहा जाता है और रक्त कणिका को इंग्लिश में हम लोग ब्लड कॉर्पसल्स कहते हैं। चलिए तो प्लाज्मा हम लोग समझना शुरू करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है। देखिए हमारे रक्त का ये तरल भाग है। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ आप वैसे ही ध्यान में रखना। हमारे रक्त का ये तरल भाग है, जिसमें देखिए मैं इसको 2 सेक्शन में बांट रहा हूँ। पहला, इसमें ज़्यादातर अमाउंट जल होता है। हमारे प्लाज्मा का 90% हिस्सा में सिर्फ और सिर्फ जल होता है। यानी मैंने बोला ना ये दूध ऐसा है खीर में, तो खीर में दूध है, दूध यानी लिक्विड है, लिक्विड यानी ज़्यादा मात्रा में पानी है। अब दूध में भी पानी होता है, देखो यहाँ पे। तो जल जो है 90% है प्लाज्मा में, और 55% में। अब बोले सर 90-55 ये क्या बता रहे हैं, यहाँ समझिए। ब्लड जो है ना, यदि 1 लीटर है तो 1 लीटर में 550 ml प्लाज्मा है और 450 ml हमारा रक्त कणिका है। अब 550 ml जो प्लाज्मा है उसका 90% जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, वो जल होगा। और बचा 10% में 7% होता है प्रोटीन, ठीक है। अब प्रोटीन के बाद जो 3% बच गया है, इस 3% में बहुत चीज़ होता है। आपका ग्लूकोज होता है, कार्बनिक पदार्थ में बहुत सारा लवण होता है। तो अन्य कार्बनिक पदार्थ मैं इसमें लिख देता हूँ, अन्य कार्बनिक पदार्थ, है ना। इस 3% में बता ही दिया, ग्लूकोज होता है, खनिज लवण होता है,
एमिनो एसिड वगैरह होता है, इसमें बहुत सारा उपयोगी ही पदार्थ होता है। तो हमारा प्लाज्मा में 55% प्लाज्मा तरल भाग है हमारे ब्लड का, इसमें 90% हिस्सा जल होता है, 7% प्रोटीन होता है। अब प्लाज्मा जो होता है द्रव होने के साथ साथ ये क्षारीय होता है, ठीक है ना। क्षारीय मतलब ये बेसिक नेचर का है। इसका पीएच वैल्यू का यदि बात किया जाए तो पीएच वैल्यू 7.4 होता है इस बेस का, और इसी की वजह से रक्त का पीएच मान जो हो जाता है 7.4 हो जाता है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा जाता है रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लाज्मा ज़्यादा है, प्लाज्मा ही क्षारीय है, उसका प्रतिशत होता है उसका जो पीएच मान होता है यही है 7.4। अब देखिए ये जो प्लाज्मा है ये हल्का पीले रंग का है, तो बोलेंगे क्या, प्लाज्मा हल्का पीले रंग का तरल पदार्थ है जिसके आयतन का 90% हिस्सा पानी होता है। प्लाज्मा एक क्षारीय विलयन है, इसका पीएच मान 7.4 होता है। प्लाज्मा में 7% प्रोटीन पाया जाता है और 3% अन्य कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब ये जो प्रोटीन होता है प्लाज्मा का, मैं बहुत डिटेल में आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा काम आएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा आपको मेहनत तो करना ही पड़ जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा डरिएगा तो फिर अच्छा बात नहीं ना हुआ जी। तो ये जो प्रोटीन है हम लोगों के प्लाज्मा में, प्रोटीन 3 प्रकार का पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले का नाम है प्रोथोबिन। प्रोथोबिन नाम ऐसा ही है, मैंने भी बचपन में याद किया था तो मुझे भी अभी तक याद है, आप भी याद करो आपको भी याद रहेगा। दूसरे एक का नाम है प्रोथोबिन, दूसरे का नाम है हिपेरिन और तीसरे का नाम है फाइब्रोनोजिन। फाइब्रोनोजिन। अब जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही याद करें, आप कैसे भी याद कर सकते हैं। 3 गो प्रोटीन पाया जाता है, प्रोथोबिन, हिपेरिन और फाइब्रोनोजिन। अब देखिए ये जो फाइब्रोनोजिन है ये बहुत खतरनाक सा प्रोटीन है। आपका जब भी कहीं हाथ पैर कटता है तो वहाँ से ब्लड निकलना कुछ देर के बाद जो बंद हो जाता है, उसमें मुख्य भूमिका हम लोग जानते हैं प्लेटलेट का होता है। 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा इस चीज़ को। लेकिन उस प्लेटलेट के साथ ये फाइब्रोनोजिन भी होता है। फाइब्रोनोजिन एक तरह से बोला जाए ना जाला की तरह होता है, ठीक है ना। ये ऐसा प्रोटीन होता है जो ब्लड के सामने जाके जाल जैसा बन जाता है और प्लेटलेट को हेल्प करके ब्लड थक्का करता है। तो ये हमारा रक्त को थक्का करने में मदद करता है, ठीक है ना। अब देखिए जब हमारा कहीं से कट वट जाता है क्या चीज़, हाथ, तो उस समय ये जो फाइब्रोनोजिन होता है वो निकल के चला जाता है रिपेयरिंग करने के लिए। तो हमारा ये जो प्लाज्मा में प्रोटीन बचा, इसमें बचा क्या क्या, ये सिर्फ और सिर्फ प्रोथोबिन बचा और हिपेरिन बचा। अब प्रोथोबिन और हिपेरिन के मिले हुए भाग को ही हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी से लेके फ्यूचर तक मैं एकदम वेल बता रहा हूँ। आप बस समझने का कोशिश करिए। थोड़ा सा हमको पता है ज़्यादा मात्रा हो रहा है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा। आप समझोगे नहीं चीज़ों को, छोटा छोटा मैं भी बताते निकल जाऊँ तो फिर फ्यूचर में आप ही को दिक्कत होगा, बोलोगे सर आपने तो मुझे बताया ही नहीं वो चीज़। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एकदम बढ़िया से देखिए कैसे लेके चला हूँ। सबसे पहले हम लोग तरल संयोजी उत्तक लिखे, अभी कभी बताया नहीं वो क्या है, अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। तरल संयोजी उत्तक 2 भाग में बटा था, रक्त और लसिका। सबसे पहले हम लोगों ने रक्त को पढ़ना शुरू किया। रक्त में हमारा 2 भाग आया, प्लाज्मा और रक्त कणिका। प्लाज्मा 55%, रक्त कणिका 45%। अभी उसको भी छोड़ दिए, सिर्फ प्लाज्मा पढ़ रहे थे। प्लाज्मा में हमने देखा प्लाज्मा का ज़्यादातर हिस्सा सिर्फ और सिर्फ जल होता है, यानी प्लाज्मा का 90% सिर्फ पानी है। और पानी है कैसा, पीले रंग का एक तरल पदार्थ है जो क्षारीय है, जिसका पीएच मान 7.4 है। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि इसमें जो प्रोटीन पाया जाता है ये प्रोटीन 3 प्रकार का होता है, एक प्रोथोबिन, एक हिपेरिन, तीसरा फाइब्रोनोजिन। ये जो प्रोथोबिन हिपेरिन होता है ये दोनों मिलकर सीरम का निर्माण करता है, और ये जो फाइब्रोनोजिन है हम लोगों के रक्त को थक्का होने में भी मदद करता है। तो हम क्या बोलेंगे, सीरम किसको कहा जाएगा, तो बोलेंगे प्लाज्मा में प्रोटीन से जब फाइब्रोनोजिन अलग हो जाता है तो बचे हिपेरिन एवं प्रोथोबिन के मिले हुए रूप को ही हम लोग सीरम के नाम से जानते हैं। तो ये हमारा सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा का हिस्सा हो गया और इसका काम खत्म। अब देखिए प्लाज्मा में चूंकि 90% पानी है, तो आप समझ ही जाइए बात कि प्लाज्मा मतलब कि एकदम लगभग पानी ही है। अब पानी में थोड़ा सा खीर मिला, मतलब चावल मिला दिए हैं, अब ये दोनों मिलके ब्लड बना। इसीलिए पूछता है ब्लड को तरल संयोजी उत्तक क्यों कहते हैं। आप ही बताओ, आपको पानी में डाल के किसी को दे दें थाली में ले जाके, बोलेंगे बोलिए थाली में पानी है इसको तरल काहे कहेंगे, ऐसा बोलिए है कभी, अब सर हमको थाली में डालिएगा, अरे ऐसा नहीं करेंगे। तो सीधा सोचिए आप कि हमारा ये जो प्लाज्मा है ना, इसका 90% जल है, जिसके कारण प्लाज्मा एक तरल पदार्थ बन गया है। इसीलिए हम लोग रक्त को तरल संयोजी उत्तक के नाम से जानते हैं,
तरल संयोजी उत्तक पता चला ना। तरल संयोजी उत्तक एक ऐसा उत्तक है जो हमारे शरीर में पदार्थों के परिवहन में मदद करता है। आपने 9th क्लास में उत्तक चैप्टर में बड़ी भांति उसको समझा होगा। चलिए, तो रक्त में प्लाज्मा का तो काम खत्म हो गया, चीज़ों को समझा आपने। अब बचा रक्त कणिका का। अब रक्त कणिका होता है 3 प्रकार का, जैसा कि आप नाम जानते होंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसको समझ लिया जाए। बोले सर कितना बनाइएगा डब्बा, तो बस आप भी बनाते चलिएगा धीरे धीरे मेरे साथ यदि कॉपी लेके बैठे। बहुत बच्चे तो ऐसे मोबाइल ले लेते हैं, हेडफोन लगा लेते हैं, देख रहे हैं वीडियो, बाद में स्क्रीनशॉट लेके कहते हैं सर देखिए हम भी देखे थे। आप कॉपी पर बना के भेजो तो हम भी जरा खुश होएं, चलो भाई कोई बच्चा तो है मेरे बताने के बाद बैठ के पढ़ रहा है। ऐसे तो इंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देखता है लोग हैं। आप हाँ जनरल कंपटीशन में पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है, देख लीजिएगा। मैं हर क्वेश्चन को कवर कर रहा हूँ इसमें। चलिए, तो अब आ गया हम लोगों का रक्त कणिका, यानी बहुत लोग उसको ब्लड सेल भी कह देता है, हालांकि ब्लड सेल इसको कहना नहीं चाहिए। रक्त कणिका जो हम लोगों का 3 प्रकार का होता है। एक होता है लाल रक्त कणिका, जिसको आप लोगों ने देखा ही होगा, लाल रक्त कणिका, या इसको लाल रुधिर कणिका के भी नाम से जानते हैं, क्योंकि रक्त को मैंने क्या बताया, रुधिर भी कहा जाता है ब्लड को, ठीक है। दूसरा होता है हम लोगों का श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और तीसरे का हम लोगों का होता है प्लेटलेट, प्लेटलेट्स बोला जाता है, प्लेटलेट्स। अब इन तीनों का नाम आपको पता था पहले से, बोले सर नहीं जानते थे। देखिए, लाल रक्त कणिका को बोलेंगे रेड ब्लड कॉर्पसल्स, यानी आर बी और सी। अब आप ही बताइए, आरबीसी के बारे में आप नहीं जानते थे सर, रिजर्व बैंक कॉर्पोरेशन, ऐसा नहीं है ना, नहीं, ये लाल ब्लड कणिका है ना। अगला है श्वेत का होता है डब्ल्यू, इसका होता है बी से ब्लड कॉर्पसल्स का सी, तो WBC हो गया। प्लेटलेट को इंग्लिश में भी प्लेटलेट ही कहा जाता है। अब हिंदी इसका नाम अलग सा ही है, आपको याद रहेगा तो याद रख लेना, इसको पट्टिकानु या बिम्बाणु कहते हैं, पट्टिकानु या फिर बिम्बाणु, बिम्बाणु देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा मेरे ख्याल से। प्लेटलेट का हिंदी नाम है पट्टिकानु या बिम्बाणु, याद रहा तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो भूल जाओ, प्लेटलेट याद रखो। अब ये जो होता है हमारा रक्त कणिका इन्हीं 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ, यानी वो जो चावल डाले हैं ना खीर में, चावल में 2-3 प्रकार का चीज़ है, थोड़ा चावल भी है, काजू किशमिश भी है, चीनी भी है, तो सबको मिला के ना खाएंगे। चलिए, आरबीसी जो है इनका थोड़ा अभी इसको बहुत बढ़िया से पढ़ने वाला है, तो बोर्ड मिटा के मैं फिर से लाऊंगा, लेकिन पहले समझिए, अभी नहीं मिटा रहे, रुक जाओ। आरबीसी जो होता है हम लोगों का, इसका वैज्ञानिक नाम अलग होता है। हिंदी नाम तो आपने पढ़ ही लिया, लाल रक्त कणिका, इंग्लिश नाम तो जान ही गए, आरबीसी या रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और इसका साइंटिफिक नाम तीनों का अलग अलग है। आरबीसी को हम लोग अर्थ्रोसाइट कहते हैं, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, और प्लेटलेट को हम लोग थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, मैं लिख देता हूँ, आपको बहुत बार एग्जाम में पूछ देता है। आगे चल के बड़े बड़े लेवल का एग्जाम दीजिएगा, पूछ जाओ। एक बार एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा था WBC का साइंटिफिक नाम क्या है, तो ल्यूकोसाइट, ठीक है ना। थ्रोम्बो ऐसे लिखना था ना, थ्रोम्बोसाइट है ना। आधा मौ दीजिएगा, आधा मौ दीजिएगा, ठीक है ना। मैं अब दे दूँ, मिटाऊँ क्या, इसको कहते हैं ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट कहते हैं, इसको अर्थ्रोसाइट कहते हैं, अर्थ्रो। अब देख लो स्पेलिंग में कुछ हो सकता है, अर्थ्रोसाइट, अर्थ्रोसाइट ऐसा ही शायद होता है, ठीक है ना। अब इंग्लिश में लिखना है, सब इंग्लिश का चीज़ इंग्लिश में लिखना ज़्यादा बेटर होता है, लेकिन आप लोग हिंदी मीडियम में पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी में ही लिख रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो ये तीनों इसका साइंटिफिक नाम है। अब एक बार शुरू से रिवीजन करा दिए, 1 मिनट के अंदर देख लीजिए। हम लोग तरल संयोजी उत्तक पढ़ रहे हैं, सबसे पहले पढ़ क्या रहे, तो मानव में परिवहन पढ़ रहे हैं कि हमारे शरीर में पदार्थों का परिवहन कैसे कैसे होता है। उसमें हम लोगों ने जाना कि पदार्थ के परिवहन में सबसे बड़ा भूमिका हमारा रक्त निभाता है, उसके बाद हमारा हृदय, और उसके बाद रक्तवाहिनी। तो ये जो रक्त है, रक्त पढ़ने से पहले मैंने बोला रक्त ही नहीं 2 चीज़ मिलकर करता है, तो हम लोगों ने तरल संयोजी उत्तक को पढ़ना शुरू किया। तरल संयोजी उत्तक 2 प्रकार का होता है, एक होता है रक्त, एक होता है लसिका। रक्त का 2 भाग, प्लाज्मा, रक्त कणिका। प्लाज्मा में 90% जल और बाकी % में प्रोटीन, अन्य कार्बनिक पदार्थ। प्रोटीन 3 प्रकार का, प्रोथोबिन, हिपेरिन, फाइब्रोनोजिन। प्रोथोबिन, हिपेरिन मिलकर सीरम बनाता है, फाइब्रोनोजिन ब्लड को थक्का बनाने वक्त रक्त प्लाज्मा से अलग हो जाता है। ये जो प्लाज्मा होता है पीले रंग का तरल पदार्थ है, जिसका pH मान 7.4 होता है, इसके कारण ये क्षारीय विलयन है। इतना चीज मैंने बताया। रक्त कणिका बताया मैंने 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इसका हिंदी नाम होता है लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका और पट्टिकानु या फिर बिम्बाणु कह दीजिए आप। और इसका साइंटिफिक नाम होता है अर्थ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट और थ्रोम्बोसाइट। इतना हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, मजा आ गया सर, है ना, कसम से मजा आ गया। मजा आया था यार। वीडियो तो लाइक करो, आप लोग वीडियो लाइक नहीं करते, इतना व्यू जाते हुए वीडियो बहुत कम लाइक होता है। आप लोग तो हमको हरा देते हैं हर जगह पे। चलिए मिटा देते हैं इसको जरा सा, तो आप स्क्रीनशॉट मार लो एक बार, हट जाए।
चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग रक्त के बारे में। रक्त मैंने जैसा कि बताया रक्त कणिका के बारे में। रक्त कणिका 3 प्रकार का होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, है ना। अब थोड़ा थोड़ा सबका जानकारी ले लेते हैं, फिर इसके काम को देखेंगे और लगभग ये ब्लड का काम खत्म हो जाएगा। ये जो आरबीसी होता है हम लोगों का, आरबीसी जो होता है ना, ये लाल होता है, जिसका कारण है हीमोग्लोबिन। आप लोग जानते ही होंगे ये चीज़, हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। और हीमोग्लोबिन के कारण लाल क्यों होता है शायद ये नहीं जानते होंगे आप, या 9th में हमसे पढ़े होंगे तो ज़रूर जानते होंगे। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, ये रक्त के लाल होने का कारण है, शायद दिख रहा होगा। रक्त के लाल होने का कारण हीमोग्लोबिन है। अब हीमोग्लोबिन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। बोलिए सर प्रोटीन क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। हीम और ग्लोबिन से मिलकर बना हुआ है। हीम 4% लगभग होता है और बचा 96% सिर्फ और सिर्फ ग्लोबिन होता है। हीम जो है ना एक रंजक है, यानी एक कलर है, जबकि ये जो ये ग्लोबिन है ये प्रोटीन है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे में ट्रैक्टर का आवाज़ आ रहा होगा, एडजस्ट कर लेना बोवा लोगन। है, हीम हमारा रंजक है यानी एक पिगमेंट है, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन है। तो ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन है, इसीलिए हीमोग्लोबिन को हम एक प्रकार का प्रोटीन कहते हैं। आपको पूछा जाएगा हमारे शरीर में वह कौन सा प्रोटीन है जो रक्त को लाल करता है, तो वो हीमोग्लोबिन है। इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। हीमोग्लोबिन में 4% हीम और 96% ग्लोबिन, वो तो प्रोटीन है, चलो उसको बाद में समझेंगे। समझना क्या वो प्रोटीन है। ये जो हीम होता है ना, हीम के केंद्र में लोहा धातु पाया जाता है, Fe। अब ये जो लोहा है ये तुरंत ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए ऑक्सीजन को जो है ना आरबीसी ही लेके जाता है। रीजन क्या है? आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन लोहा को कैच कर लेता है, यानी लोहा हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, लोहा ऑक्सीजन को कैच कर लेता है। ठीक है ना। अब ऑक्सीजन इसके साथ मिलके जंग का निर्माण करता है, संक्षार का निर्माण करता है। आप जानते होंगे जंग लाल कलर का होता है। इसी आयरन में जंग लग जाने के कारण जो है ना खून लाल हो जाता है हम लोगों का। अब देखिए, इसीलिए क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, हमारे शरीर में ऑक्सीजन कैरियर के नाम से किसको जाना जाता है, यानी हमारे शरीर में ऑक्सीजन वाहक के नाम से किसको जाना जाता है, तो आरबीसी को जाना जाता है। क्यों? क्योंकि आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में हीम है, हीम के केंद्र में लोहा है, लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सीजन को एक साथ लेके जाता है। ठीक है। और जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से मिलता है तो ये बना देता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना देता है। अब देखिए, ये हमारा जाने वक्त का काम है, हमारे हृदय से निकलेगा। अभी हृदय वाला जब पढ़ेंगे तो उसको अच्छे समझाएंगे वहाँ पे। जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन, हमारे ब्लड में जब ऑक्सीजन मिलता है तो उस समय ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। रिटर्निंग के वक्त इस हीमोग्लोबिन में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है, जिसके कारण कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन लाल होने का रीजन मैंने बताया, इसके केंद्रक में लोहा धातु पाया जाता है और ग्लोबिन एक प्रोटीन है। ये तो रक्त के लाल होने का वजह था, चलो खैर ये भी सही। अब थोड़ा सा आरबीसी के बारे में, खुद के बारे में, बेचारे के बारे में जान जाते हैं। आरबीसी लगभग गोलाकार का होता है, गोलाकार तो नहीं बोला जाए, एक चॉकलेट की तरह होता है। आपने चॉकलेट देखा होगा, उसको उभयावतल बोला जाता है। संरचना इस टाइप का शेप होता है। ये यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ये देखिए इस टाइप का ऑक्सीजन होता है, ये आरबीसी हम लोगों का होता है। ठीक है ना। स्मूथ मिल्क चॉकलेट आपने खाया होगा तो जरूर आपको पता होगा। इस टाइप का हमारा आरबीसी होता है। आरबीसी ना ऐसा सेल है जिसमें दिमागे नहीं पाया जाता, यानी आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है, यानी आरबीसी बहुत ज़्यादा काम करता है लेकिन दिमागे इसके पास नहीं है। अभी देखिए इसका घटना हो जाएगा दिमाग नहीं होने के कारण। अब अगला है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारे शरीर में वह कोशिका है जिसका कोई रंग नहीं है, यानी ये श्वेत कलर का है, रंगहीन है, ये श्वेत कलर का है। ठीक है ना। अब ये डब्ल्यूबीसी करता क्या है? डब्ल्यूबीसी में गुण पाया जाता है, ये अपने आकार को बदल सकता है, को अनियमित आकार का भी बोलते हैं। डब्ल्यूबीसी का आकार फिक्स नहीं होता, ये अपना आकार बदल सकता है, इसीलिए अनियमित आकार का होता है। ये श्वेत रंग का होता है, इसका साइंटिफिक नाम ल्यूकोसाइट है। ठीक है ना। अब डब्ल्यूबीसी करता क्या है? डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड, जब आरबीसी में बहुत सारा सामान भर के जाता है तो उस पर बहुत सारा बैक्टीरिया लोग हमला करता है, तो डब्ल्यूबीसी का काम है हमारे शरीर का प्रोटेक्शन करना। अब वो देखेंगे प्रोटेक्शन कैसे करेगा। ठीक है ना। अभी काम बाद में देखेंगे, बस इसके बारे में भी समझ रहे हैं। आरबीसी क्या था? तो आरबीसी एक केंद्रकहीन उभयावतल संरचना का एक कोशिका है जिसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसी हीमोग्लोबिन की वजह से रक्त लाल होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाते हैं और यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं। हीमोग्लोबिन में दो पदार्थ पाया जाता है, ग्लोबिन और हीम। हीम एक प्रकार का रंजक यानी कलर है, पिगमेंट है, जबकि ग्लोबिन एक प्रोटीन है जो हमारे हीमोग्लोबिन में पाया जाता है।
हीम के केंद्र में लोहा धातु पाया जाता है, जिसके कारण यह ऑक्सीजन को आसानी से पकड़ सकता है। ठीक है, ये था हमारा आरबीसी के बारे में। डब्ल्यूबीसी के बारे में क्या बताइए? ये अनियमित आकार का है, इसमें कोई रंग नहीं है। यह खास करके हमारे शरीर में किसका काम करता है? प्रोटेक्शन का काम करता है। अगला है प्लेटलेट। तो प्लेटलेट लगभग हल्का पीले रंग का पदार्थ है ना, हमारे रक्त के साथ ही चलता है। इसकी संख्या इन दोनों की अपेक्षा बहुत कम होती है। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का रेशियो यदि देखिएगा ना, तो बहुत जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा 600:1। ठीक है, बहुत बड़ा रेशियो होता है, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में आरबीसी होता है, बहुत कम मात्रा में डब्ल्यूबीसी होता है। प्लेटलेट भी बहुत कम मात्रा में ही हम लोगों के शरीर में होता है। प्लेटलेट का मुख्य काम क्या है? तो ब्लड को थक्का बनाना इसका मुख्य काम है। जहाँ पे जरूरी पड़े, जैसे सोचो यहाँ पे नस कट जाए तो सारा खून तो निकल ही जाएगा इधर से, कोई तो चाहिए उसको रोकने वाला, तो ये प्लेटलेट उस समय रक्त को थक्का कर देता है। साथ ही साथ आप देखे होंगे जब डेंगू वगैरह होता है तो ये प्लेटलेट ही घट जाता है, और डॉक्टर हमको क्या कहता है? पपीता का पत्ता जाके पीस के पीजिए, है ना। पपीता के पत्ता में ना प्लेटलेट बढ़ाने का क्षमता होता है, इसीलिए लोगों को कहा जाता है कच्चा पपीता भी थोड़ा थोड़ा खाया करिए आप लोग। पका तो खाते ही है ना, पका तो सबको खाता है, कच्चा पपीता खाइए ना, प्लेटलेट बढ़ेगा। कच्चा पपीता पक्का पपीता फंस जाएंगे तो फिर फंसे जाएंगे। चलिए, अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट के बारे में थोड़ा थोड़ा तो आपको जानकारी मिल ही गया है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है हम लोगों के शरीर में, इसका मुख्य काम क्या है? हालांकि ऐसा नहीं कि ये खत्म हो गया, इसका बहुत सारा बहुत विस्तार में वर्णन है। आपको यदि और ज़्यादा जानना है तो क्लास 9th का वीडियो मैं इसका लिंक डाल देता हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप लोग इस चीज़ को ज़्यादा बढ़िया समझ लीजिएगा। हमारे 10th के लिए जितना जरूरी है मैंने उतना बता दिया अभी तक में। ठीक है ना। आपको इसमें क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, रक्त का लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। हीमोग्लोबिन में ग्लोबिन कितना % होता है? 96%। ये एक प्रोटीन है ना। निम्नलिखित में से किस कोशिका में केंद्रक नहीं होता है? तो आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी में नियमित आकार नहीं होता, यानी अनियमित आकार का होता है। यह श्वेत रंग का होता है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं है। प्लेटलेट हमारे शरीर में रक्त को थक्का बनाने का काम करता है। अब थोड़ा सा जन्म और मृत्यु का बात कर लेते हैं इसका। आरबीसी का जन्म जो होता है ना, हर 4 दिन में एक आरबीसी का जन्म होगा, हर 4 महीने में आरबीसी मरेगा, है ना। आरबीसी का जीवन काल जो होता है 120 दिन का होता है, यानी यदि आपके शरीर में खून है ना तो 120 दिन के बाद ऐसे भी ये बर्बाद होने वाला है। ठीक है ना, इसीलिए ब्लड दान करने का मौका मिले तो जरूर करिए, फायदा होता है। ठीक है ना। आरबीसी हमारा 120 दिन तक जीता है, जबकि प्लेटलेट जो होता है इसका दिन, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट का दिन बहुत कम होता है। ये जो डब्ल्यूबीसी है लगभग इसका 4 से 8 दिन इसका जीवन काल होता है। ठीक है। और जितना भी प्रकार का रक्त होता है इसका निर्माण हमारे हड्डी के बीच में यानी अस्थि मज्जा में होता है। हड्डी के बीच में अस्थि मज्जा आपने 9th में पढ़ा होगा। ये हड्डी होता है, हड्डी के बीच में ना एक जाला जाला सा पदार्थ बड़ा होता है, इसी को अस्थि मज्जा कहते हैं। यदि आप मुर्गा खाते होंगे तो अंतिम में तोड़ने के बाद हड्डी के बीच में जो होता है उसी को अस्थि मज्जा कहा जाता है। ठीक है ना। अस्थि मज्जा में ही रक्त का निर्माण होता है, और रक्त जाके हमारे प्लीहा के पास मर जाता है, यानी रक्त का कब्रिस्तान प्लीहा होता है। ननिहाल बोला जाए तो क्या होता है? ननिहाल अस्थि मज्जा होता है। ननिहाल यानी जहाँ पैदा होता है। एक बच्चा से पूछे तुम कहाँ पैदा हुआ था जी? बोला हॉस्पिटल में। विचित्र जीव था। बोला सर हॉस्पिटल में हुआ था? हॉस्पिटल में ना। बोले नानी के घर में हुआ है कि पापा के घर में हुआ है, ये ना बताओ जी। कहता नहीं सर वो नानी के घर में हुए थे। तो ज़्यादातर लोग पैदा नानी के घर में होता है ना, मम्मी लोग ज़्यादा, मम्मी जो होती है मम्मी का ज़्यादा देख रेख करती है, समझते हो ना। चलो, ये था हमारा रक्त के बारे में थोड़ा मोटा छोटा सा हिसाब किताब। अब देखते हैं इस बेचारे रक्त का काम क्या है। बहुत देर से रक्त कर रहे हैं, इस रक्त का काम क्या है? देखिए यहाँ पे रक्त का कार्य देखते हैं, बहुत मज़ेदार सा कार्य है। प्यार से सुनिएगा, बिना स्ट्रेस लिए, मज़ा से पढ़िए। बस पढ़ाई हम लोग क्यों करते हैं? सीखने के लिए, लिखने के लिए नहीं। लिखना तो बस होता है कि आगे चल के कहीं भूल ना जाएं, इसीलिए लिख लेते हैं, कहीं भूलें तो जाके देख लेंगे जी, बूझे। देखिए रक्त का कार्य क्या है। पहला काम, ध्यान से सुनिएगा इस चीज़। पहला काम क्या है रक्त का? तो हम आरबीसी से शुरू करते हैं, फिर डब्ल्यूबीसी का काम, फिर प्लेटलेट का काम देख लेंगे। आरबीसी का काम देखते हैं। हुआ क्या था? देखिए हमारे शरीर में हर कोशिकाओं को भोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, उधर का जो कचरा बना उसका सफाई करने वाला कोई चाहिए, मतलब लेके जाने वाला चाहिए सॉरी, है ना। वो यार निकलो ट्रैक्टर भाई तुम भी। तो हमारे शरीर के ना हर कोशिका को ऑक्सीजन चाहिए, हमारे शरीर के हर कोशिका को खाना चाहिए, उधर जो भी वेस्ट मटेरियल बना उसको हटाना चाहिए, हर कोशिका को उष्मा चाहिए। तो आप कभी सोचे हैं इस सब को उतना दूर जाके कौन पहुंचाता होगा? हमारे मुंडी से लेकर के हमारे टंगड़ी तक एक एक कोशिका के पास कौन जाके ये सब चीज़ मुहैया कराता होगा, पहुंचाता होगा? नहीं ना। ये जानते हैं ये काम हमारे आरबीसी का है।
आरबीसी बहुत महान प्राणी है, अभी बताते हैं इसके बारे में। दिमाग नहीं है तो क्या हो गया, काम नहीं करेगा, काम करता है। ध्यान सुनिए, हमारे शरीर में ना देखिए मोटा मोटी एक हम शरीर बनाते हैं। अब ये नहीं बोलिए सर कैसा शरीर बनाए है ना, लगभग ये हम लोगों का शरीर हो गया है। अब देखिए, अब हाथों बनाइए दें लो। अब यहाँ पे ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे हम लोगों का हार्ट है। हालांकि हार्ट ऐसा होता नहीं, समझाने के लिए ही बताया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आंत है। अब ध्यान सुनिए, हम जब भी खाना खाते हैं यहाँ पे मुंह है। हम जब भी खाना खाते हैं तो खाना पूरा पचते हुए, डाइजेस्ट होते हुए छोटी आंत में आता है। आंत के द्वारा पहला चैप्टर में परिवहन में हम लोग ग्लूकोज को निकाल लिए थे। अब उस ग्लूकोज को वहाँ से शरीर के यहाँ का कोशिका को पहुँचाना है, यहाँ वाले कोशिका को भी पहुँचाना है और यहाँ वाले कोशिका को भी पहुँचाना है। अब प्रॉब्लम है क्या कि इसको पहुँचाएगा कौन? तो पूरा बात चल रहा था हमारे ब्रेन, हमारे बॉडी का तो सुप्रीम कोर्ट हमारा ब्रेन है ना, हमारा दिमाग हमारे शरीर का नियंत्रण कक्ष है। अब यही निर्णय लेगा। तो पूरे शरीर में बैठक बुलाया गया, बोला देखो भाई, पेट का काम था ग्लूकोज बना देना, वो तो बना दिया है। अब पूरे शरीर में इस ग्लूकोज को उठा के कौन पहुंचाने वाला है लोग? चलो कोई खड़ा करो अपना हाथ। पूरे शरीर का सब कोशिका शांति से बैठल है और आरबीसी कोना में बैठ के नुका आ रहा के हंस रहा था, अरे भैया हम ही है। तो अब सबका दिमाग खटका। आरबीसी जो है ना, ये अपना पिकअप लेके चलता है। आरबीसी एक तरह, अभी देखिए आरबीसी पिकअप बनाते हैं हम लोग, कहाँ बनाए जगह भी तो नहीं है, ये रहा एक इस टाइप का पिकअप है आरबीसी। चलो भाई, यहाँ पे इसका आगे वाला हो गया। अब मैंने जैसा कि बताया इसमें दिमागे नहीं है तो ड्राइवर नहीं देते हैं, ठीक है ना। आरबीसी एक पिकअप की तरह है। अब ये पिकअप हमारे पूरे शरीर में दिन भर चक्कर लगाता है। सबका ध्यान दौड़ा, बोला देखिए सर, सुप्रीम कोर्ट, हमारे ब्रेन, हमारे जज साहब, हमारे शरीर में एक कोशिका है, खचरा का नाम है आरबीसी, और ये अपना गाड़ी लेके ना दिन भर घूमते रहता है, फकैती करता है, कोई काम नहीं है इसको, बेरोजगार लोग, दिमागे नहीं है, कुछ काम इसी को दे दीजिए। ये बच के मुस्कुरा रहा है, भैया हमको काम दीजिएगा। तो फाइनली सबने मिलकर डिसीजन लिया, रे आरबीसी तुम सुनो, जो पेटवा में खाना बना है ना, अब क्या करिएगा, लाइट ही कट गया था। मैंने दोबारा वीडियो बनाया, लाइट आने के बाद तो माइक ही नहीं लगा हुआ था। फिर से मैंने दोबारा तीसरी बार वीडियो बना रहा हूँ। क्या बताएं, अकेले परेशानी तो हो जाती है। वीडियो बैक करके लिख लेना, आपको पता नहीं मैं एक वीडियो में कितना परेशान होता हूँ। ठीक है, चलिए, मैं तो सोचा था बेस्ट क्वालिटी देने वाला, इतना मज़े से बताया था। चलिए कोई बात नहीं, मैं फिर से बताता हूँ। हो गया था, बस छोटा सा टॉपिक बच गया था। हम लोगों का रक्त का कार्य बचा था, है ना, रक्त का कार्य बचा हुआ था। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे शरीर में जो रक्त है, इसका काम क्या होने वाला है। तो हमारे शरीर में जब ग्लूकोज बन गया था छोटी आंत में, और हम लोगों ने श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन को अपने फेफड़े तक पहुंचा लिया था, तो अब एक ही काम बचा हुआ था कि हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन बना हुआ है और ग्लूकोज बना हुआ है, इन सबको हर एक कोशिका के पास पहुंचाना है। लेकिन इसका काम करने का ना एक कोई एजेंट था, बेचारा एक आरबीसी ही ऐसा कोशिका है जो पूरे शरीर में दौड़ता है। तो आरबीसी बोला जाए एक पिकअप की तरह होता है, बेचारा माल लोड करता है। माल में क्या क्या लोड करता है? ऑक्सीजन लोड करता है, ग्लूकोज लोड करता है। हमारे यहाँ पे जो है ना, यकृत के नीचे हीट का निर्माण होता है, तो उस हीट को लोड करता है, क्योंकि जब तक हम जिंदा हैं तभी तक हम गर्म हैं, है ना, क्योंकि हमको ज़िंदा रहने के लिए हमारे हर सेल को ऊष्मा चाहिए। तो जब हम मरते हैं ना, तो हमारा ब्लड चलना बंद हो जाता है, जिसके कारण ऊष्मा पहुंच नहीं पाता है जगह पे, ठीक है ना, ऊष्मा का निर्माण भी बंद हो जाता है, इसीलिए मरने के बाद इंसान ठंडा पड़ जाता है। तो हमारे शरीर में चाहे ऊष्मा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना हो, या फिर वो जो ऑक्सीजन हम लोग फेफड़ा में भर के रखें उसको हर जगह पहुँचाना हो, या फिर ग्लूकोज जो हमारे पेट में छोटी आंत में पचा के वो जो खींचा गया था, अवशोषित किया गया था स्वांगीकरण विधि के द्वारा, रसांकुर के द्वारा, विलाई के द्वारा, याद है ना पहला चैप्टर, तो उसके द्वारा जो ग्लूकोज बना हुआ है उन सब को पूरे शरीर में पहुंचाने का काम बेचारा ये रक्त ही करता है। तो रक्त का काम लिख लिया जाए, पहला O2 एवं, अब देखिए इधर से जब हमारा ग्लूकोज से जो ऑक्सीजन, ये फेफड़े से जब हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है ना सेल के पास, तो सेल तो बेचारा ऑक्सीजन ले लेता है, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड देता है, बोलता है जाओ इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस इसके जगह पहुंचा दो। ये आरबीसी क्या करिए, मजबूर है बेचारा, मजदूर है। ऑक्सीजन एवं CO2 का परिवहन करता है, ठीक है ना। दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, ऊष्मा का परिवहन करता है, तीसरा ये रक्त क्या करता है, तो तीसरा काम होता है इसको ग्लूकोज का, है ना, ग्लूकोज का भी परिवहन यही करता है, ग्लूकोज का परिवहन करना।
चौथा नंबर काम क्या है? अब चौथा नंबर मैंने जैसा कि बताया, ये आरबीसी ना एक ट्रैक्टर की तरह, इस ट्रैक्टर पे जब सारा खाना लोड है तो हमारे शरीर में जब भी कोई बैक्टीरिया हमला करता है, जीवाणु हमला करता है, वो हमारे नस में घुस जाता है। क्यों? क्योंकि नस में घुसने के बाद उसको डायरेक्ट एनर्जी भी मिलेगा, ग्लूकोज भी मिलेगा और लिक्विड भी मिल जाएगा, है ना, हीट भी मिल जाएगा। तो डायरेक्ट हमारे आरबीसी पे हमला करता है वो, तो आरबीसी तो इसमें मर जाएगा। तो भगवान ने सोचा अब आरबीसी को बचाने के लिए कोई तो उपाय करना चाहिए ना, तो आरबीसी के साथ में एक बॉडीगार्ड दे दिया है, ल्यूकोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी को। डब्ल्यूबीसी लाठी लेकर रखता है, एक तरह से बोला जाए ना, आरबीसी ट्रैक्टर है, डब्ल्यूबीसी उसका खलासी है, बस का खलासी है, ठीक है ना। जैसे कोई इसके माल को छुएगा भाई दौड़ देगा ये, है ना। तो इसी चक्कर में ना आरबीसी क्या करता है, जीवाणुओं से लड़ाई करते रहता है। तो जीवाणुओं को नष्ट करने का काम किसका होता है? आरबीसी का। तो वो भी रक्त ही है, जीवाणु को नष्ट करना, ये भी एक तरह से रक्त का ही काम हो गया, क्योंकि आरबीसी और डब्ल्यूबीसी दोनों रक्त है। अगला, हमारे शरीर में जो ब्लड थक्का बनेगा, ब्लड को थक्का बनने में प्लेटलेट सहायता करता है। अब तो देखिए, हमारा तो आरबीसी बिना केंद्रक का लोग है, बिना दिमाग का गाड़ी है, चलते जाएगा। गलती से कहीं काट लिए कोनो केस में, है कोनो चक्कर में काट ही लेते हैं ना, गलती से काट लिए, अब ये गाड़ी सीधे निकल जाएगा कटल का रास्ता से होते हुए, बाहर आ जाएगा गाड़ी, देखे ले लो ऑक्सीजन, ले लो ऑक्सीजन, ले लो, कोई मिलेगा ही नहीं लेने वाला, है ना। तो इस चक्कर में हमारा सारा का सारा ब्लड ही निकल जाएगा बॉडी से। तो फिर सोचे भगवान कि नहीं, हमारे जो गॉड हैं उन्होंने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा भाई इसका, नहीं तो एक आध को होते हैं ना सन की, है ना, कि समझ रहे हो ना, हाथ वाथ काट लेना। तो हाथ वाथ काट लेने से क्या होगा, सारा ब्लड हमारा उधर से निकल जाएगा। अब कोई तो हो जो कि आके उसका मरम्मत करे, हैं। हम लोग तो बाद में, हम लोग तो हाथ काटवे किए हैं, तो फिर जोड़ेंगे तो नहीं है ना अपने से काट के अपने से टेप मार लेंगे, हैं। बहुत लोग होता है, बकलोल लोग ऐसा, है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो हमारा जो ये प्लेटलेट है, प्लेटलेट क्या करता है, प्लेटलेट ना रक्त को थक्का बनाने लगता है, किसके हेल्प से? फाइब्रोनोजिन के हेल्प से, जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा था। तो तीसरा काम हो गया रक्त को थक्का बनाना, है ना, थक्का बनाना। तो ये सब काम हमारा रक्त का ही हो गया। ऐसे नहीं सोचिए अमंगनीय बहते रहता है, इतना सारा बेचारा काम करते रहता है वो, है ना। अब इसके बाद हमारा रक्त के कार्य के बाद हमारा छोटा सा बच गया था, रक्त वाला पोर्शन खत्म हो गया, लसिका बचा हुआ है। तो थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि लसिका है क्या, है ना, लसिका है क्या, हम लोग ये भी देख लेते हैं। लसिका यानी लिम्फ है क्या। तो हमारे शरीर में ये देखिए, ये हमारे शरीर का नस है, ठीक है ना, रक्त वाहिनी है। तो नस में से क्या होता है, जब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी टेढ़ा मेढ़ा होता है, ठीक है ना, क्योंकि इसका नियमित आकार नहीं होता है, ये सब बहते रहता है, प्लाज्मा ये सब जब बहते रहता है, तो कभी कभी ना इस नस के बगल से रिसाव करके, हल्का हल्का लीक करके प्लाज्मा निकल जाता है। प्लाज्मा चिपचिपा सा पदार्थ है, प्लाज्मा निकल जाता है। डब्ल्यूबीसी ये तो टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, अपने आकार को बदल सकता है, तो कुछ मात्रा में डब्ल्यूबीसी ये सब रिलीज हो जाता है नस के बगल से, है ना, वाहिनी, नस वाहिनी, रक्त वाहिनी के बगल से। और यही दोनों मिलके किसका निर्माण करता है? लसिका का निर्माण कर देता है। जैसे आपके शरीर में रक्त का एक तंत्र बना हुआ है ना, रक्त परिवहन तंत्र, देखेंगे हम लोग नस वाले में अगले वीडियो में। उसी तरह से हमारे शरीर में एक लिम्फ सिस्टम भी होता है, लसिका तंत्र भी होता है, उसमें सिर्फ लसिका का आदान प्रदान होता है, जस्ट हमारे नस के बगल से निकलता है वो भी, ठीक है ना। हमारे शरीर में वैसे जगह जहाँ पे रक्त नहीं पहुँच सकते हैं, यानी हमारा आरबीसी नहीं पहुंच सकता है, वहाँ पे पदार्थों का परिवहन लसिका के ही द्वारा होता है। लसिका होता कहाँ है, तो जितने भी आपके उत्तक बने हुए हैं, सोचिए 2-3 उत्तक हैं यहाँ पे, उत्तकों से मिलकर अंग बना हुआ, तो उत्तक जिस लिक्विड में डूबे हुए होते हैं ना, वो सब लसिका ही होता है। मतलब उत्तक के चारों ओर लसिका भरा हुआ रहता है। एक तरह से बोला जाए तो लसिका ना रसगुल्ला का रस है, उसमें उत्तक टाइप का रसगुल्ला गिरा हुआ है, ठीक है ना। अब ये लसिका करता क्या, लसिका का सबसे मुख्य काम है वसा का पाचन करना, वसा का पाचन करना। अब चूंकि इसमें डब्ल्यूबीसी है तो रक्षा का भी काम करता है, यानी रक्षात्मक कार्य करता है। तीसरा काम क्या होता है, ये क्या कहते हैं लसिका का, इस लसिका का काम है ये कुछ पदार्थ जैसे ऑक्सीजन सबका भी परिवहन कर देता है, ग्लूकोज का परिवहन करता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, यानी O2 एवं, मैं ग्लूकोज के लिए जी का इस्तेमाल करता हूँ, O2 एवं ग्लूकोज का परिवहन करता है, ये भी थोड़ा सा, है ना। साथ ही साथ ये ज़्यादा मात्रा में ना कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करता है, CO2 का परिवहन करता है, वो भी ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अगला काम क्या है इस लसिका का, ये जो लसिका है ना, हमारे शरीर में इम्यूनिटी सिस्टम को यही स्ट्रॉन्ग करता है।
ठीक है ना। आपके वैसे पार्ट जहाँ पे रक्त नहीं पहुँच सकते, जैसे आपका त्वचा हो गया ना, त्वचा में आप कहीं नस नहीं देखे होंगे, स्किन में नस नहीं होता है, ठीक है ना। स्किन में नस होता है, स्किन कटने के बाद फिर दिक्कत हो जाता है, स्किन में नस नहीं होता है, तो स्किन को खाना पानी कौन पहुँचाता है? ये लसिका ही पहुँचाता है। कभी कभी देखे होंगे आपका उंगली कटता है या चोट लगने के बाद ब्लड नहीं निकलता, हल्का पानी पानी से निकल जाता है, एक्चुअली वो पानी नहीं, वो लसिका होता है, ठीक है। ये था हमारा रक्त और लसिका का कार्य। मज़ा आया क्या? अब आपने मेरे परेशानी को तो देखा ही, कितना सारा परेशानी हो, इसमें बहुत सारा फनी वे में वैसे मैं बताया था, हालांकि अब भी आपको समझना तो बिल्कुल आसान ही रहा होगा। 9th में आपको मैंने बहुत ही डिटेल पढ़ाया रक्त का, और यदि मज़े में रक्त का कार्य पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है 9th क्लास वाला, वो वीडियो एक बार देख लीजिए, बहुत मज़ा आएगा उसमें भी, ठीक है ना। हाँ, तो ये था अपना रक्त वाला सिस्टम। अब बचा हृदय का और हृदय वाहिनी, मतलब कि रक्त वाहिनी का, हृदय वाहिनी को, रक्त वाहिनी को। अब नस का सिस्टम बचा हुआ है, एगो बचा हुआ है हम लोगों का हार्ट यानी दिल का। अब दिल का इलाज अगले वीडियो में करेंगे। आपको थोड़ा सा मेहनत लगा हो कि हाँ भाई वीडियो में मेहनत लगा है तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अपने दोस्तों में शेयर करो। इतने बेहतरीन ढंग से मैंने बताया है इन चीज़ों को, एक बार आप समझ गए तो फ्यूचर तक आपको फ़ायदा होने वाला है इससे, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ कि हम अगले पार्ट में बहुत ही डिटेल में हृदय और हमारे परिवहन तंत्र को समझेंगे, यानी रक्त वाहिनियों को समझेंगे, तो रक्त परिसंचरण तंत्र को समझेंगे। उस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बहुत जल्दी आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक तो ज़रूर करना एंड टेक केयर।